हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर विथ डॉटनेट कोर ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में रिपोजिटरी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोजिटरी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सॉल्यूशन में एक और प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और मैंने अपने सॉल्यूशन में एक छोटा सा चेंज किया है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो फॉलो कर रहे थे तो आप भी ये चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे सॉल्यूशन का नाम अगर आप देखेंगे तो विशटेक ई कॉम है और मेरे इस एपीआई एप्लीकेशन का नाम भी था विशटेक ई कॉम। यहाँ पे डॉट एपीआई नहीं था, तो ये यहाँ पे जब मैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा था तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट को एपीआई प्रोजेक्ट को अपने सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया है और मैंने इसका नाम रख दिया है विशटेक ई कॉम डॉट ए पी आई। तो इसको आप को चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप राइट क्लिक कीजिए अपने प्रोजेक्ट पे और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर पे आ जाइए। और यहाँ पे सिंपली आपके ये दो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। पहले प्रोजेक्ट का नाम है एपीआई और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कोर प्रोजेक्ट था। तो हमें चेंज करना है इस फोल्डर का नाम। तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दीजिए। बस यही करना था। तो मैं वापस आता हूँ विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे हम एक और प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट का जो टाइप होगा वो क्लास लाइब्रेरी होगा। तो सिंपली मैंने अपने सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का टाइप चूज कीजिए। सिंपली मैं चूज कर रहा हूँ क्लास लाइब्रेरी डॉटनेट कोर और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। सिंपली अपने प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ विशटेक ई कॉम डॉट इंफ्रा। ठीक है, क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया, हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं इस क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा। सिंपली इस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा एब्स्ट्रैक्शन। तो मैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, और मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐड बटन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के अकॉर्डिंग इंटरफेस क्रिएट करूँगा। जैसे अगर हमारे कंट्रोलर में कुछ एक्शंस डिफाइन है तो मैं वो मेथड्स क्रिएट करूँगा अपने इंटरफेस के अंदर और फिर एक और क्लास क्रिएट करूँगा। वो क्लास हमारे इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी। तो अगर अभी हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास अभी दो कंट्रोलर हैं। हम अभी प्रोडक्ट कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर दो एक्शंस डिफाइन है, मीन्स दो मेथड डिफाइन है। पहला मेथड जो है गेट प्रोडक्ट्स का है, जिसमें हम सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को गेट कर रहे हैं, और दूसरा मेथड है गेट प्रोडक्ट का, जिसमें हम एक आईडी भेज के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दो मेथड हम क्रिएट करेंगे अपने इंटरफेस के अंदर। तो आइए हम अपने एब्स्ट्रैक्शन फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, इंटरफेस यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इस इंटरफेस का नाम मैं दूंगा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। मैंने ऐड किया, इसको हम पब्लिक बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं दो मेथड्स डिफाइन करूंगा और इस ट्यूटोरियल के दौरान हम अपने प्रोजेक्ट में असिंक्रोनस पैटर्न का यूज करेंगे। अगर आपको असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो अगेन मैं कहूँगा आपको कि फिर से आप जाइए और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो असिंक्रोनस पैटर्न में आप सिंपली, ये बहुत आसान होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है इसमें, बस आपको असिंक, अवेट और टास्क, ये तीन कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे। मेथड का जो टाइप होगा वो आप डिफाइन करेंगे टास्क। ठीक है, नेम स्पेस ऐड कर लीजिए। टास्क हमारा डिफाइन है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क के अंदर, और जो हमारा टाइप होगा वो होगा प्रोडक्ट, और मैं इस मेथड का नाम दूंगा गेट सिंगल प्रोडक्ट असिंक। यहाँ पे नाम में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने बस असिंक्रोनस पैटर्न जैसा मैंने बताया यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने नेमिंग कन्वेंशन के लिए असिंक यहाँ पे यूज किया। अदरवाइज आप गेट सिंगल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में एरर दे रहा है,
तो सिंपली हम नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं और मैं कंट्रोल डॉट जैसे ही प्रेस करूँगा तो मुझे इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। तो मैंने कंट्रोल डॉट प्रेस किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटेलिजेंस में ये कह रहा है कि ऐड रेफरेंस टू कोर प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हमने नया प्रोजेक्ट ऐड किया है अपने सॉल्यूशन में, तो हमें हमारी जो ये प्रोडक्ट है डोमेन ये डिफाइन है हमारे कोर प्रोजेक्ट के अंदर। तो मुझे कोर प्रोजेक्ट का रेफरेंस जो है वो अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। तो ये काम हम कर लेते हैं सिंपली। डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और यहाँ से आप अपने कोर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हमारा रेफरेंस ऐड हो गया। जैसे मैंने रेफरेंस को ऐड किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिपेंडेंसीज में वार्निंग दे रहा है, और ये वार्निंग इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ पे जैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 3.1 वर्जन लिया था। तो इस वर्जन को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम अपने इस सॉल्यूशन में सारे प्रोजेक्ट और .NET 5 का यूज कर रहे हैं। तो सेम वही काम हम यहाँ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा .NET 5.0, सेव किया, हमारा पैकेज रिस्टोर हुआ और आपकी वार्निंग गायब हो गई। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल डॉट मैं प्रेस करूँगा प्रोडक्ट पे, और सिंपली आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रहा है कि आप यूजिंग कोर डॉट एंटिटी को यूज कीजिए। तो मैंने इसे यूज किया, हमारी एरर गायब हो गई। और सेम इसी तरह से हम अपना दूसरा मेथड भी ऐड करेंगे, उसका टाइप भी होगा टास्क, एंड इसको मैं डिफाइन करूँगा एज अ आई रीड ओनली लिस्ट। आप अगर चाहें तो नॉर्मल लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट हमें जो लिस्ट मिलेगी उसे कोई मॉडिफाई ना कर पाए, इसलिए मैंने आई रीड ओनली लिस्ट यूज किया है। अदरवाइज आप आई लिस्ट या फिर लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टाइप होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका मैं नाम देता हूँ गेट प्रोडक्ट लिस्ट असिंक। ठीक है, और जो गेट सिंगल प्रोडक्ट असिंक होगा इसमें एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा ये, तो वो मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, आईडी नेम से। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट में ही एक और फोल्डर ऐड करेंगे इम्प्लीमेंटेशन नाम से, और उस फोल्डर के अंदर सिंपली हम एक क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और वो प्रोडक्ट रिपोजिटरी हमारे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को इनहेरिट कर रही होगी। और आपको बेसिक इनहेरिटेंस का आइडिया है कि जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो उस इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स डिफाइन होते हैं उस क्लास को उन सभी मेथड्स को डेफिनीशन देनी होती है या फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे। तो सिंपली मैं एक और फोल्डर ऐड करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा इम्प्लीमेंटेशन का, और इसके अंदर मैं एक नया क्लास क्रिएट करूँगा। इस क्लास का मैंने नाम दे दिया प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ऐड बटन पे मैंने क्लिक किया। इस क्लास को सबसे पहले हम पब्लिक बना लेते हैं, और इस क्लास को इनहेरिट करा दिया मैंने आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी से। नेम स्पेस ऐड कर लीजिए सिंपली। और अगर आप देखेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो नेम स्पेस ऐड करने के बावजूद भी हमें एरर शो कर रहा है। तो जैसे मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा इस पर, तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं पहले ऑप्शन को चूज करूँगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, हमारे विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिक हमें दोनों मेथड इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन हमारे मेथड की बॉडी में सिंपली कुछ नहीं डिफाइन है, मीन्स ये एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है नॉट इम्प्लीमेंटेड का। ठीक है, तो इसी के अंदर हम अपने अब मेथड के लॉजिक को लिखेंगे। तो हमारा पहला जो मेथड है गेट प्रोडक्ट लिस्ट असिंक का, इसके अंदर हमें अपने सारे डेटाबेस में जितने प्रोडक्ट्स के लिस्ट होंगे उन्हें फेच करना होगा और रिटर्न करा देना होगा। तो डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए हमें FDB कॉन्टेक्स्ट का यूज करना होगा, जो हमने डिफाइन किया हुआ है अपने यहाँ पे कोर प्रोजेक्ट के अंदर डेटा फोल्डर में FDB कॉन्टेक्स्ट। तो यही हमें अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएगी। इसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है,
तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए सिंपली हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था कि हम अपने कंट्रोलर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे और सिंपली डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे डिफाइन किए थे। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हम एक प्रोडक्ट रिपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है ctor और टैब प्रेस कीजिए, डबल टैब, और आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर में सिंपली आप ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कीजिए। तो मैं लिखता हूँ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप अपने पैरामीटर का नाम दे दीजिए ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, नेम स्पेस ऐड कर लीजिए, और मैं एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट करूँगा। इस फील्ड का नाम होगा, ये फील्ड होगी रीड ओनली, और ये डेटा टाइप इसका होगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसका नाम होगा अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये नेम मैंने अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट इसलिए दिया है कि आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग में जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल जो आपके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो रहा है उसको अंडरस्कोर से डिफाइन करते हैं। बेसिकली आपका ये अंडरस्कोर ये बताता है कि ये आपका क्लास से रिलेटेड वेरिएबल है या फिर फील्ड है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे। तो मैंने लिखा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम अपने डेटाबेस से सारे प्रोडक्ट को फेच करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हम अपने मेथड्स को सिंक्रोनस से असिंक्रोनस बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको लिखना होता है अपने जो एक्शन है उनको असिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपको टास्क डिफाइन करना होता है, और टास्क के अंदर आप अपने जो रिटर्न हो रहा है उसे आप सिंपली डिफाइन कर दीजिए। तो हमारा रिटर्न हो रहा है आई रीड ओनली लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसी टास्क के अंदर मैंने उसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और आपको जब आप किसी असिंक्रोनस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सिंपली आपको असिंक डिफाइन करना होता है। और आपका जो डेटाबेस ऑपरेशन होगा मेथड के अंदर उसके लिए आप डिफाइन करेंगे अवेट का। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अवेट, और अब हमें अपनी डेटाबेस से सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को फेच करना है। तो सिंपली लिखूँगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट असिंक। ये टू लिस्ट असिंक आपको अभी एरर दे रहा है, सिंपली आप कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए। तो मुझे ये नेम स्पेस ऐड करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का। तो मैंने जैसे ही ये रेफरेंस ऐड किया आप देखेंगे हमारी टू लिस्ट असिंक एरर गायब हो गई, ठीक है। और ये टू लिस्ट असिंक आपकी डिफाइन है असिंक्रोनस पैटर्न के लिए, ठीक है। आपके पास दो मेथड होते हैं, पहला मेथड जो हम कॉमनली यूज करते हैं टू लिस्ट का, और दूसरा मेथड होता है जब आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं टू लिस्ट असिंक का। तो ये मेथड वही है, ठीक है। और अभी भी आपको ये एरर दे रहा है तो सिंपली आप इसे रिटर्न करा लीजिए। जैसे मैंने रिटर्न कराया हमारी एरर गायब हो गई। अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सिंपली आप असिंक और अवेट का यूज ना करते हुए नॉर्मल आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे असिंक यूज कर रहा हूँ और टास्क यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली आप इन कीवर्ड्स को हटा दीजिए, इसको अवेट को भी हटा दीजिए, और नॉर्मल जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है लिंक की वो यूज कीजिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैंने किया रिटर्न अंडरस्कोर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड असिंक का मैं यूज करूँगा, और इसके अंदर मैंने आईडी पास कर दिया। और जैसा मैंने बताया हमें अवेट का यूज करना होता है तो मैंने अवेट किया, और यहाँ पे असिंक, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रोडक्ट रिपोजिटरी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया। एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बी। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किया, हमारा विजुअल स्टूडियो हमारे प्रोजेक्ट की बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं आपको बिल्ड सक्सीडेड का मैसेज आ गया, मीन्स हमारे प्रोजेक्ट में कोई अभी इशू नहीं है। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज ना करके अपनी जो हमने अपनी रिपोजिटरी बनाई है उसका यूज करेंगे। तो रिपोजिटरी के लिए आप एक चीज़ बताइए किसका यूज करेंगे आप, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का या प्रोडक्ट रिपोजिटरी का? जी आपने सही बताया, आपको यूज करना है आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का।
क्योंकि आप जब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको ये रिकमेंड किया जाता है जब भी आप प्रोजेक्ट को अपने डिज़ाइन करते हैं कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो आप बिजनेस लॉजिक है आप उसे हाइड करके रखिए, ठीक है, आप उसे एक्सपोज नहीं करेंगे। तो इंटरफेस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप अब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। आपको ये बेसिक ओप्स का कॉन्सेप्ट है, पता होगा। तो सेम हम अपने इंटरफेस का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मैं FDB कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और मैं आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का यूज करूँगा एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आप अपने कंस्ट्रक्टर में ही डिफ़ाइन करते हैं जो चीज़ आपको एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करनी होती है। तो मैंने डिफ़ाइन किया आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आपको ये एरर शो कर रहा है, तो एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए। कंट्रोल डॉट आप प्रेस करेंगे तो आपको कोई नेम स्पेस नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक सजेशन मिल रहा है कि ऐड रेफरेंस टू ईकॉम इंफ्रा। तो आपको अपने API प्रोजेक्ट में इंफ्रा प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना होगा, क्योंकि जो हमारी आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी है वो डिफाइन है इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो सिंपली आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस ऐड कीजिए इंफ्रा का। तो मैंने राइट क्लिक किया डिपेंडेंसीज पे, कोर और इंफ्रा दोनों का रेफरेंस यहाँ पे ऐड होगा। मैंने ओके किया, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल डॉट करता हूँ, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी पे हमें इंटेलिजेंस मिल रहा है अब। और इंफ्रा डॉट एब्स्ट्रैक्शन का मैंने सिंपली से ऐड किया। इसका नाम डिफाइन कर दीजिए आप आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का। मैंने इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट रिपोजिटरी। इसे इनिशियलाइज कर लीजिए। तो मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूँ, क्रिएट एंड असाइन फील्ड, दूसरे ऑप्शन को, ठीक है। और दिस को रिमूव करने के लिए मैंने अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहाँ भी अंडरस्कोर लगाया सिंपली। अब मैं इन एक्शंस को भी असिंक्रोनस बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना है असिंक टास्क ऑफ। मैंने बताया था जो भी आपका रिटर्न हो रहा है आप सिंपली उसे डिफाइन कीजिए टास्क के अंदर। तो हमारा रिटर्न हो रहा था आई एक्शन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो वो मैंने डिफाइन किया टास्क के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे और अब हम रिटर्न नहीं करेंगे FDB कॉन्टेक्स्ट को, हम रिटर्न करेंगे सिंपली अंडरस्कोर प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट असिंक, ठीक है। और आप एक काम कीजिए, आप एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जो आ रही है वो असाइन कर लीजिए। तो मैंने लिखा सिंपली प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी। आप सिंपली अवेट लगा दीजिए यहाँ पे और रिटर्न करा दीजिए ओके में प्रोडक्ट्स को। ये हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट किया, इसी तरह से हम दूसरे मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट असिंक, ठीक है। और इसके अंदर हमने ID पास कर दी और मैंने रिटर्न करा लिया ओके में अपने प्रोडक्ट को। और यहाँ पे आप सेम वही काम कर लीजिए असिंक और टास्क का यूज करके अपने एक्शन मेथड को इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो हमारे ये दोनों मेथड इम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ पे मैं अभी कोई चेक नहीं लगा रहा हूँ कि जैसे अभी इस ID के बेस पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमें क्या रिटर्न कराना है। अभी मैं बस ये आपको सिंपल रिपोजिटरी पैटर्न बता रहा हूँ, इसलिए ये सब चेक अभी हमने नहीं लगाए हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब हम ये सब चेक लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर को फिर से रीस्ट्रक्चर कर लिया। अब यहाँ पे रिपोजिटरी पैटर्न के कुछ एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्यों रिपोजिटरी पैटर्न को यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये होती है कि ये रिपोजिटरी पैटर्न जो होता है ये बहुत आसान होता है। जब आप इस पे काम करेंगे तो आसानी से एक दो कंट्रोलर में जैसे आपने रिपोजिटरी बनाई ऐड की तो आपको ये एकदम आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, मतलब लगेगा ही नहीं इसमें आपने कुछ काम किया है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि मान लीजिए अगर आपका
कल को आप आज डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपना SQL सर्वर और एंटिटी फ्रेमवर्क, कल आपने यूज किया MongoDB, तो अगर आपने अपने कंट्रोलर में डायरेक्ट अपने बिजनेस लॉजिक को लिखा होता है एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके, तो आप क्या करते, कंट्रोलर वाइज कंट्रोलर जाते और अपने बिजनेस लॉजिक को चेंज करते। ठीक है, तो अगर आप रिपोजिटरी का यूज कर रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ कोड चेंज नहीं करना होगा, आपको बस चेंज करना होगा इस पोर्शन को। आप यहाँ पे अपने सिंपली जो बिजनेस लॉजिक है प्रोडक्ट रिपोजिटरी का उसे चेंज करेंगे और आपके कंट्रोलर्स वैसे ही वर्क करेंगे जैसे पहले वर्क करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एक ही बिजनेस लॉजिक को 10 जगह 10 कंट्रोलर में यूज किया होगा, मीन्स अगर मुझे 10 कंट्रोलर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए होगी तो सबसे पहले मुझे ये लॉजिक लिखना होगा अपने 10 कंट्रोलर्स के अंदर कि डेटाबेस से हम प्रोडक्ट की लिस्ट को फेच करें और फिर उसे यूज करें, तो वो कोड आपका डुप्लीकेट हो रहा होगा। ठीक है, तो उसे हम अगर हमने उस कोड को रिपोजिटरी के अंदर यूज किया है तो सिंपली हम अपने रिपोजिटरी को वहाँ इंजेक्ट करेंगे और वो कोड यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपने ज़रूरत पड़ी कि उस कोड को चेंज करना है, अगर आपका ये लॉजिक चेंज कर हो रहा है, मीन्स जैसे मैंने बताया कि MongoDB का यूज करके हम प्रोडक्ट की लिस्ट को फेच कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस दूसरा है, तो ये लॉजिक आपका चेंज होगा ना, तो आप सिंपली एक प्लेस पे चेंज करके अपने उन 10 कंट्रोलर्स में चेंज करने से बच जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे और बाकी अभी मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँ और लिस्ट को फेच करूँ तो क्या लिस्ट फेच होगी? नहीं होगी। तो अभी तो हमने अपनी सारी रिपोजिटरी और उसके इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन कर दिए, मीन्स ये हमारी इंटरफेस रिपोजिटरी है और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन ये चीज़ अभी हमने अपने एप्लीकेशन को नहीं बताया कि इस जो हम यहाँ पे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं इसका ये मेथड मुझे मिलेगा कहाँ, क्योंकि अभी अगर मैं आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का गेट प्रोडक्ट लिस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा ना, तो वो चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी कि अगर मैं आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को यूज कर रहा हूँ तो जब मुझे इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा तो मैं किस क्लास का यूज करूँगा, तो मैं यूज करूँगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी का। तो वो चीज़ हम कहाँ बताएंगे, उसके लिए हम आते हैं startup.cs में और हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगर सर्विसेज का। कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर आप अपने कोड को कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आती है जब आप अपने कोड को कॉन्फ़िगर के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और कॉन्फ़िगर के अंदर आप सिंपली अपने एप्लीकेशन में यूज होने वाले पाइपलाइंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप्ड और यहाँ पे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आएगी प्रोडक्ट रिपोजिटरी से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम नेम स्पेस को ऐड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी, तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के लिए हमारा अब्स्ट्रैक्शन है और प्रोडक्ट रिपोजिटरी के लिए इम्प्लीमेंटेशन है। ये दोनों नेम स्पेस हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे आप किसी इंटरफेस को किसी क्लास से रजिस्टर करने के लिए 3 तरीके यूज कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, पहला है ऐड ट्रांजिएंट, दूसरा ऐड स्कोप, तीसरा ऐड सिंगलटन। आप अगेन इसके बारे में थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लीजिएगा, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर तो किसी इंटरफेस को आप किसी क्लास से डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इस तरह से रजिस्टर करते हैं। अभी जब हम अपने प्रोजेक्ट पे और काम करेंगे तो इस डिपेंडेंसी को दूसरे प्रोजेक्ट में रखेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट और क्लीन लगे। तो हमने रिपोजिटरी से रिलेटेड सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए। एक बार हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, फिर हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर के थ्रू हमें प्रोडक्ट की लिस्ट मिल रही है कि नहीं जिसमें हमने रिपोजिटरी का यूज किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा बिल्ड सक्सीड हुआ। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के हेल्प से। जैसा मैंने बताया था, विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट एडिटर है जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं या फिर हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू, क्योंकि एक ये ओपन सोर्स एडिटर है। इसमें आपको कोई की या फिर कोई पैसे नहीं देने होते हैं इसको यूज करने के लिए। तो काफ़ी जो कंपनियां होती हैं या फिर काफ़ी डेवलपर्स विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज करते हैं। तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में
और मैं अभी हूँ अपने एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर और मैं यहाँ पे रन करूँगा .NET रन कमांड को। तो जब आप .NET रन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो .NET रन कमांड उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप होते हैं। तो अभी मैं हूँ एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारी .NET रन कमांड हमारे एपीआई प्रोजेक्ट को ही रन करेगी। तो हमारे प्रोजेक्ट की बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है लोकल होस्ट 5000 पे। तो मैं ये पोर्ट अपने ब्राउज़र में अब ओपन करूँगा। मैं आता हूँ अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में और मैंने यही URL यहाँ डाला और /product/API/product एंटर बटन मैंने प्रेस किया। जैसा आप देख सकते हैं आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे गेट हो रही है। और सेम ऐसे ही मैं अपने दूसरे एक्शन को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने आईडी यहाँ 3 डाली। जैसा आप देख सकते हैं आपको तीसरा प्रोडक्ट भी मिल गया ब्राउज़र में। तो ये दोनों हमने एक्शन अपने रिपोजिटरी के थ्रू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट में पहली बार रिपोजिटरी का वो इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स जो मैंने बताया है इसे आप जब इम्प्लीमेंट कीजिएगा तब आप एक डिबगर अपने कंट्रोलर में और एक डिबगर आप अपने इम्प्लीमेंटेड क्लास में लगा करके इस एंड पॉइंट को हिट कीजिएगा। फिर आप एक एक करके डिबग करेंगे जब आप अपने एप्लीकेशन को, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे हमारा जो एप्लीकेशन का फ़्लो है या फिर कैसे हमारी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इससे थोड़ा और आपको क्लैरिटी होगी अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।